इवन इन जनरल जो कोर्ट्स में भी जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं स्पेशली, या फिर और वुमेन की भी अगर हम बात करें, जब वो प्रैक्टिस करने जाते हैं तो काफ़ी उनको हरासमेंट फेस करना पड़ता है। देखिए, मैं सबसे पहली बात तो इन जनरल हर महिला को ये कहना चाहूँगी, चाहे वो इस प्रोफेशन में हो, चाहे कहीं और काम कर रही हो, कभी भी कहीं भी किसी भी तरह का हैरेसमेंट हो, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो या इस तरह की कोई भी घटना हो, वहाँ पर उनको 3 ईयर वाला हमारा लॉ होता है और हमारा 5 ईयर की लॉ डिग्री होती है। तो उसके बेसिस पे जब कोर्स ही हमारा इतना लंबा चला जाता है, पेरेंट्स का एक प्रेशर क्रिएट होता है और इवन सोसाइटी का भी एक प्रेशर क्रिएट होता है दैट गर्ल्स शुड गेट मैरिड। इनिशियली आपको कुछ साल समझने सीखने में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क रिक्वायरमेंट होता है। वो टाइम अगर एक बार आप सब सीख जाते हैं और तो उसके बाद मुझे लगता है थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है। हेलो मैम एंड अ वेरी वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू। मैम, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि मैं बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन फीमेल लॉयर्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। उन सब की आवाज़ मैं बेसिकली आपसे पूछना चाह रही हूँ। आपको इतने सालों का एक्सपीरियंस है, 43 ईयर्स, अपने आप में मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है इतना बड़ा सिर्फ एक्सपीरियंस गेन करना। तो आप तो बेसिकली महारथी हैं हमारे सामने जो बैठे हैं वकालत के नाम में अगर हम बात करें तो। मैम, फर्स्ट जनरेशन वुमेन लॉयर्स जो होते हैं, आपने भी कोर्ट में देखा होगा, आपके कलीग्स रहे होंगे काफ़ी, तो उनको कैसा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है जब ये बात आती है कि ये तो फीमेल है, ये ढंग से आर्ग्यू नहीं कर पाएंगे, ये इतना स्ट्रांगली अपनी आवाज़ को वहाँ पे पोर्ट्रे नहीं कर पाएंगे। तो आपने क्या पर्सनली ऐसा फेस करा या फिर आपके जो कॉलीग्स रहे हैं उन्होंने ऐसा कुछ फेस करा हो? देखिए, जहाँ तक बात है वुमेन के बारे में इस तरह के कमेंट्स कि ये नहीं कर पाएंगी, मैंने कभी ऐसा नहीं सुना और मुझे नहीं लगता है ये कोई इस तरह के कमेंट्स अगर कोई किसी के बारे में कहता भी है तो किसी पर्टिकुलर वुमन के बारे में कहता है। ये इट मे बी अगेंस्ट ए पर्टिकुलर पर्सन बट नॉट नेसेसरली मे बी अगेंस्ट ए वुमन, क्योंकि ये आपके जो परफॉर्मेंस है उसको देख के अगर कोई कमेंट्स करता है तो वो आपको वुमन होने के कारण नहीं कर रहा है। और मुझे नहीं लगता वुमन होने के कारण कभी कोई ऐसा डिसएडवांटेज किसी को हुआ हो। अगर किसी को कहीं कोई कमी है स्टडी में या अदरवाइज तो वो अपनी इस कमी को पूरा कर सकता है और बेहतर बना सकता है एफर्ट्स करके। एब्सोल्युटली मैम, काफ़ी वुमेन एडवोकेट्स का एक कंसर्न रहता है कि उनके पास केसेस नहीं आते इस वजह से, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन फीमेल लॉयर्स को देख के, एडवोकेट्स को देख के लोग थोड़ा सा एप्रीहेंशन रखते हैं कि क्या ये हमें जस्टिस दिलवा पाएंगे, क्या ये कोर्ट में उतना स्ट्रांगली आर्ग्यू कर पाएंगे। तो काफ़ी फीमेल एडवोकेट्स का ये कंसर्न रहता भी है। बट जैसा आपने कहा, ये बात से मैं भी बिल्कुल एग्री करती हूँ कि अगर हमारी लीगल नॉलेज बहुत स्ट्रांग होती है, हमारा बोलने का जो लहजा होता है, लीगल प्रिंसिपल्स में हमारी स्ट्रांग कमांड होती है, तो कोर्ट भी फॉर दैट मैटर उस बात को ऑब्जर्व करते हैं। जो हमारे कॉलीग्स होते हैं, लीगल फ्रेटर्निटी पूरी उस बात को ऑब्जर्व करते हैं और उसी हिसाब से फिर वी स्टार्ट टू गेट इवन मोर गुड केसेस। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि देखिए क्या होता है, इस प्रोफेशन में वी कैन नॉट एडवर्टाइज, वी कैन नॉट सॉलिसिट। तो जो हमारे क्लाइंट होते हैं वही हमारा एडवर्टाइज करते हैं, वही माउथ पीस होते हैं हमारे। तो जब एक क्लाइंट आप देखता है कि आपने उनका केस अच्छे से किया है तो जाहिर है वो अपने और साथ दूसरे लोगों को भी बताता है, और एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट, दूसरे से तीसरे, इसी तरह आपका क्षेत्र बढ़ता जाता है और लोग आपके पास अप्रोच करते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि महिला होने के कारण कोई ऐसा डिसएडवांटेज नहीं है इस एरिया में, बल्कि ये एडवांटेज है। कैसे है मैं आपको बताती हूँ। आप किसी भी जगह किसी ऑफिस में जाते हैं, यू हैव टू वर्क अंडर समबडी। कभी कभी आपको देयर मे बी सम हैरेसमेंट, मे बी कोई आपको बॉस आपका पसंद ना आए और आपके फैमिली सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि यू कैन नॉट लीव द जॉब, तो आपको उन्हीं सर्कमस्टांसेस में, उन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। हो सकता है कहीं आपको इस कारण से कुछ मेंटल स्ट्रेस हो जाए या आप अनकंफर्टेबल फील करें, लेकिन इस प्रोफेशन में अगर आप कहीं भी काम करते हैं, किसी के भी साथ करते हैं, अगर आपको लगता है कहीं ज़रा सा भी कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो आप उसको छोड़ के किसी और को ज्वाइन कर सकते हैं। एक तो ये बात। और बहुत बार तो ऐसा भी होता है महिलाएं किसी महिला को ज्वाइन करना बहुत पसंद करती हैं, और कई बार जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं हमारे पास भी आते हैं, कोई महिला है तो उसकी खासकर मदर यही कहते हैं कि नहीं, हम चाहते हैं कि वो आप ही के साथ काम करें। कई बार होता है हमारे पास स्पेस भी नहीं होता उतना, हम मना करते हैं, ऑलरेडी वी आर हैविंग एनफ जूनियर्स, लेकिन वो इंसिस्ट करते नहीं, हमारी बेटी तो देखिए कहती है मुझे इस प्रोफेशन में आना है और हम ऐसे उसको नहीं भेज सकते, हमें तो आप ही के पास भेजना है।
तो उनकी देख के ख्वाहिश हमें कहना पड़ता है चलो ठीक है हम कुछ करते हैं। मुझे लगता है कि महिला होने के कारण ये एक एडवांटेज रहता है कि लोग भी हम पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, और महिला होने के कारण जो मुझे लगता है इस प्रोफेशन में भी बहुत से अगर डिसएडवांटेज हैं तो एडवांटेज भी हैं। जैसे यू आर मास्टर ऑफ़ योर ओन। आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो यू आर नॉट मास्टर ऑफ योर ओन, बट इन दिस प्रोफेशन इफ़ यू आर वर्किंग you are master of your own. Absolutely. Maybe after doing initial training you are master of your own. You may be doing less cases, you can manage with your family and your own cases initially. You can look after your family also and you can manage your profession also. हाँ, काम आपका बढ़ जाता है तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है, तो आपके हाथ में है। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ता है और आप उतना नहीं करना चाहते, यू कैन पास ऑन टू सम ऑफ योर कोलीग्स ऑल्सो, या आप अपने साथ कोई और कोलीग को एसोसिएट कर सकते हैं, मिल के काम कर सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं, कई हैं जो कि अपने फ्रेंड्स 2 लोग 3 लोगों ने अपना मिल के काम शुरू किया। ठीक है, आज किसी को दिक्कत है तो दूसरे ने उसके केस देख लिए, ऐसा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कुछ एडवांटेज भी हैं इस प्रोफेशन के। एब्सोल्युटली मैम, जो आपने अभी कंसर्न बताया पेरेंट्स का कि वो आपके पास में बीइंग यू बीइंग अ फीमेल एडवोकेट तो आपके पास में भेजना वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बट इसी चीज़ से उनका एक कंसर्न एक और अराइज होता है कि प्रेशर, जैसे कि आपको ये चीज़ 3 ईयर वाला हमारा लॉ होता है और हमारा 5 ईयर की लॉ डिग्री होती है, तो उसके बेसिस पे जब कोर्स ही हमारा इतना लंबा चला जाता है, पेरेंट्स का एक प्रेशर क्रिएट होता है और इवन सोसाइटी का भी एक प्रेशर क्रिएट होता है दैट गर्ल्स शुड गेट मैरिड और आगे वो अपनी फैमिली लाइफ को स्टार्ट करें। तो इस चीज़ से जो फर्स्ट जनरेशन फीमेल एडवोकेट्स हैं वो कैसे डील करें, वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकल कर आए, एट द सेम टाइम उनको लिटिगेशन में भी अपना करियर बनाना है, तो इस चीज़ से वो बाहर निकल कर कैसे आएँ? देखिए, अगर लिटिगेशन में करियर बनाना है तो जो मुझे लगता है कोई ऐसी मुश्किल नहीं होती। इनिशियली आपको कुछ साल समझने सीखने में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि आपको सीखना है। जब आप कुछ सीखते हैं तो आप एक्स्ट्रा टाइम भी देते हैं उसके लिए। वो टाइम अगर एक बार आप सब सीख जाते हैं और तो उसके बाद मुझे लगता है थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है। अगर आप 2-3 साल काम करने के बाद मैरिड लाइफ चूज़ करते हैं तो मुझे लगता है इट विल बी लिटिल कन्वीनियंट, और उससे ये फ़ायदा एक और होता है कि तब तक आप सब काम सीख चुके होते हैं, और अपने अगर आपको लगता है कि मैरिज के कारण या आगे फैमिली के कारण आप नहीं भी कहीं काम कर पा रहे हैं तो यू कैन स्टार्ट टेकिंग सम केसेस। आप उनसे स्टार्ट कर सकते हैं, धीरे धीरे फैमिली भी आपकी ग्रो करेगी, आप भी अपना काम में धीरे धीरे ग्रो करेंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि फैमिली को भी ज़रूरत कम हो जाती है तो आप अपने प्रोफेशन पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। तो ये फ़ायदे तो हैं। एब्सोल्युटली मैम। इवन मैम इससे एक और चीज़ निकल कर आती है कि इनिशियल स्टेजेस में जब महिलाएं स्टार्ट कर रही होती है अपना लिटिगेशन करियर तो थोड़ा सैलरी का इशू आता है, और मैनी टाइम्स ये चीज़ बोली जाती है कोर्ट रूम से। जैसे मैं भी जब इंटर्नशिप्स करने जाती थी तो ये बोला जाता था कि आपका जो एक्सपोजर है वही आपकी सैलरी है और हम आपको ऊपर से कोई और स्टाइपेंड पे नहीं करेंगे। तो इस चीज़ में भी फीमेल एडवोकेट्स काफ़ी सफ़र करते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सभी मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ से आ रहे हैं, रूरल एरियाज़ से भी काफ़ी लोग ट्रैवल करते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, और इवन वन कोर्ट टू अनदर कोर्ट काफ़ी जाना पड़ता है। तो इस चीज़ से फीमेल एडवोकेट्स स्पेशली कैसे डील करें? देखिए, जहाँ तक बात है कि इनिशियल स्टेज पे अगर आपको कोई स्टाइपेंड नहीं मिलता है उसकी, तो मैं एक बात कहना चाहूँगी, इस प्रोफेशन में इतने स्टूडेंट्स रोज आ रहे हैं, एंड आई थिंक कोई भी सीनियर होगा जहाँ इतनी, दिस इज़ जस्ट लाइक डिमांड एंड सप्लाई वाला इशू आ जाता है। इतने एक्सेस में लोग आजकल इस प्रोफेशन को चूज़ कर रहे हैं, इतने लोग आते हैं, उनमें गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं। तो क्या होता है कि कोई भी अगर किसी को भी एज ए जूनियर एक्सेप्ट करता है अपने चैम्बर में तो वही सोचता है वेदर दिस पर्सन विल बी एसेट्स फॉर मी और नॉट। अगर लगता है एसेट नहीं है तो वाई विल समबडी विल पे। ये मैं आपको मेंटेलिटी की बात बता रही हूँ इन जनरल, तो लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन इसको आप कंपनसेट कर सकते हैं। जैसे आप शुरू में आप कहीं कोई काम बिजनेस भी शुरू करते हैं तो आप तुरंत मुनाफे की उम्मीद नहीं करते हैं। आप इसको मान के चलिए कि शुरू में हमें कुछ ज़्यादा लाभ नहीं होगा और हमें जो भी हो काम सीखने पे फोकस करना चाहिए, और आप काम सीखने पे फोकस करते हैं, काम सीखते हैं, तो उसके बाद आपको अपने आप नेचुरली जब यू विल नो समथिंग, यू विल नो एवरीथिंग, तो आपको कोई भी जूनियर एज ए जूनियर रखता है तो आपको पर्सन विल पे। आई डोंट थिंक एनीबडी विल नॉट पे। तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही। बाकी
ऐसा भी कर सकते हैं आप, ऐसा चैम्बर या ऐसे किसी सीनियर को चूज़ कर सकते हैं कि साथ साथ में आप अपना भी काम करें, तो धीरे धीरे आपके अपने भी कुछ केसेस होते जाएंगे, तो आप धीरे धीरे ग्रो करते जाएंगे। ये भी हो सकता है। इसके अलावा एक जो न्यू लॉयर्स हैं उनको मैं और भी एडवाइस करूँगी, इस लीगल फील्ड में सिर्फ लिटिगेशन ही नहीं है, लिटिगेशन से साथ जुड़े हुए और भी कई एस्पेक्ट हैं। जैसे अगर कोई जानता है, कोई लैंग्वेज जानता है, 2-3 डिफरेंट रीजनल लैंग्वेज जानता है, तो वन कैन स्टार्ट डूइंग सम ट्रांसलेशन वर्क ऑल्सो। उसकी कुछ टेक्निक है वो सीख ले, अगर कैसे ट्रांसलेशन होता है तो वो सीख कर उससे भी कुछ अर्निंग आ सकती है। और इट्स वेरी पेइंग ऑल्सो, मिनिमम 100 रुपीज़ पर पेज के हिसाब से, दैट्स टू टाइप पेज मिनिमम स्टार्टिंग, आई एम टेलिंग यू, इतना पैसा उसमें आता है। तो आपके पास शुरू में नहीं है तो आप शुरू में इस तरह के कुछ और साइड काम भी कर सकते हैं कि आपने ट्रांसलेशन का वर्क ले लिया, आपने कोई छोटे छोटे केस ले लिए, फैमिली आप अगर कर भी रहे हैं किसी सीनियर के साथ, आप उनको बता भी सकते हैं। अगर हो सकता है कोई भी अच्छा सीनियर होगा तो कहेगा कि ठीक है आप कर लो, लेकिन मेरे काम पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो यू कैन अरेंज योर डेट्स इन सच ए मैनर कि आपके काम, उनके काम पे भी असर ना पड़े और आप भी काम कर सको अपना। तो आप एक ही दिन 2-3 केस लगा के, एक दिन के लिए आपने ऑफ लिया, महीने में 2 दिन आपने ऑफ लिया और 2 या 1 दिन लिया, जैसे भी आपने उस दिन अपने 2-3 केसेस उसी दिन लगवाए, अब जाके उन केसेस को कर रहे हैं। और इस तरह आप प्रोफेशन को में स्टार्ट विद करके आप आगे ग्रो भी कर सकते हैं और अर्न भी कर सकते हैं। इवन मैम इससे एक एंसिलरी क्वेश्चन अराइज होता है, अभी जो 3 ईयर LLB रूल आया है कि आफ्टर लॉ 3 इयर्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए तभी आप जुडिशियल सर्विस एग्जाम्स के लिए अपियर हो पाएंगे। अब विमेन के लिए स्पेशली जुडिशियल सर्विसेज और टीचिंग एक बहुत ही सेफ पे करियर देखा जाता है, तो अब इतना टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि 5 साल की ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं या फिर 3 ईयर वाली लॉ भी कर आ रहे हैं, तो उसमें 6 इयर्स लग रहे हैं। तो इस चीज़ को स्पेशली विमेन डील कैसे करें? घर का भी प्रेशर आ जाता है, वही वापस से आई थिंक हम अपनी उसी बात पर पहुंच जाते हैं कि शादी वाला जो हमारा जो कॉन्सेप्ट था, तो इस चीज़ के साथ में डील कैसे करें? प्रिपरेशन को भी, कोर्ट की प्रैक्टिस भी करनी है और उसके साथ में अपना एक करियर भी एस्टैब्लिश करना है। देखिए, कोई भी करियर हो, अगर आप किसी में भी जाना चाहते हैं और सफलता चाहते हैं, आप कुछ समय तो उसको देते ही हैं, चाहे ये कोई भी एरिया क्यों ना हो। तो अगर लीगल फील्ड है तो उसकी भी अपनी रिक्वायरमेंट है। जहाँ तक रही बात जुडिशरी का, कि अगर जुडिशरी में आप जाना चाहते हैं, पहले आप सोचते थे कि लॉ किया और आपने पढ़ाई की और आप क्लियर कर लिया और चले गए, तो मेरे हिसाब से जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे भी लगता है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी जो हेल्ड किया अपने जजमेंट में, कि 3 साल की प्रैक्टिस इज मस्ट, ऐसा होना आवश्यक है। उसके कारण है कुछ। देखिए, आप कहीं भी कोई भी काम करते हैं, अगर आपको उसका कोई अनुभव नहीं है तो कई बार आपको खुद लगेगा कि हम किससे पूछें, कैसे करें। और अगर आपने खुद किया होगा तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आपको कोई भी ऑर्डर पास करने में भी ज़्यादा लगेगा कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे आई नो दिस थिंग। आप उसको कर सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण बताऊँ, एक फैमिली कोर्ट का मैटर था। स्त्री और पुरुष दोनों का डाइवोर्स हो गया, पति पत्नी का डाइवोर्स हो गया। पत्नी अलग रह रही है, पति अलग रह रहे हैं। शादी के बाद पत्नी ने दोबारा शादी कर ली, पति ने भी कर ली। दोनों अपने अपने घरों में रह रहे हैं, लेकिन पास ही पास रहते हैं। एक दिन उसका जो पति है, मतलब मैं पति इसलिए कह रही हूँ कि जो वो पति पत्नी जिनकी बात मैं कर रही हूँ, अब डाइवोर्स हो चुका है, उन्होंने अपने बच्चे के स्कूल में जाके देखा कैसा पढ़ रहा है, पता किया तो पता चला उसकी तो स्टडी बहुत डेटोरेट हो रही है। पहले वो अच्छा था पढ़ने में, अब नहीं है, क्योंकि पहले वो जो हस्बैंड, बच्चों का जो फादर है, वो उनको ध्यान देता था, पढ़ाता था। अब देखा तो वो नहीं दे पा रहा, शादी हो गई, डाइवोर्स हो गया, अपनी शादी में व्यस्त था शुरू में थोड़े समय। अब उसको लगा, कुछ समय बीत गया, कि मैं बच्चों को देखूं कैसा पढ़ रहे हैं, तो उसको पता चला बच्चे तो पढ़ ही अच्छा ही नहीं कर रहे हैं कुछ भी। तो उसने सोचा मैं क्या करूं। अपनी पहली पत्नी को कहा, देखो तुम पास में ही तो रहती हो, बच्चों को मेरे पास भेज दिया करो, मैं इनको पढ़ा दिया करूँगा। उसने कहा, देखो हमारा डाइवोर्स हो चुका, तुम अब मुझसे बात मत करना। तो क्या करता वो, उसने सोचा विजिटिंग राइट तो मुझे मिला ही हुआ है, महीने में 1 बार मिलता हूँ बच्चों से, क्यों ना मैं कोर्ट में जाऊँ, एक एप्लीकेशन डालूँ और मैं कोर्ट से मांग लूँ कि भाई मुझे बच्चों को पढ़ाने के लिए बच्चे मेरे पास भेज दिया जाए। उसने एक एप्लीकेशन डाल दी। एप्लीकेशन डाली तो अब जो जज थी, बिल्कुल शायद नई जज होगी जो भी है, उसने एप्लीकेशन को देखा, कहता आप लोग का तो डाइवोर्स हो गया, तो अब एप्लीकेशन क्यों डाल रहे हैं। तो उसने बताई अपनी प्रॉब्लम कि देखिए इसलिए मैं डाल रहा हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, मैं इनका फादर हूँ और मैं प्रोफेसर हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मेरे बच्चे ठीक से पढ़ नहीं रहे हैं, तो आप मुझे इनका 2 घंटे रोज़
पढ़ाने का, एटलीस्ट रोज़ नहीं तो 5 दिन पढ़ाने का तो राइट दे दिया जाए कि ये आएँ, विज़िट करें। और ये बिल्कुल मैं पास में ही रहता हूँ जहाँ ये रहते हैं, वॉक करके भी ये आ सकते हैं और मैं इनको पढ़ा सकता हूँ। मैं इनको खुद छोड़ दिया करूँगा उस कॉलोनी के गेट पे भी जहाँ इनको जाना है। लेकिन वो जो जुडिशल ऑफिसर है उसको समझ में नहीं आया, उसको लगा डाइवोर्स हो चुका है, इसके बाद क्या मैं विजिटिंग राइट दे सकती हूँ, नहीं दे सकती हूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, उसे कुछ भी नहीं पता। अब वो सोच में ही पड़ गई और हर बार कुछ होता डेट डाल देती। उसको शायद वो सोचती होगी मैं किसी से पूछूं या बात करूं या स्टडी करूं, मुझे नहीं मालूम क्या कारण है। लेकिन जो ये केस डील कर रही थी उस लॉयर ने मुझे बताया कि 1 साल पूरा उन्होंने बता दिया, 1.5 साल हो गया तब भी उन्होंने कोई जजमेंट नहीं दिया उस पर। 2 साल बीत गया तब भी जजमेंट नहीं दिया। बच्चा जिसको पढ़ाना चाहता था कि मैं 10th में पढ़ा दूँ, अच्छे मार्क्स ले आए, वो बहुत ही ऑर्डिनरी मार्क्स से बड़ी मुश्किल से पास हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि उस जुडिशल ऑफिसर को कुछ मालूम ही नहीं है, जानकारी नहीं है, तो उसको वो ऑर्डर देने में भी हिचकिचा रही थी, नहीं दिया उसने, ऑर्डर पास ही नहीं किया। और अगर किसी को ये मालूम हो नहीं वेलफेयर ऑफ चाइल्ड इज़ सुप्रीम और यहाँ बच्चे के वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए मैं ये ऑर्डर पास कर सकती हूँ, और उसने देखा हो 3 साल प्रैक्टिस की और उसने देखा हो कोर्ट कैसे कैसे ऑर्डर पास करती है, किन किन परिस्थितियों में पास करती है, तो मुझे लगता है वो बेटर जजमेंट दे सकती थी, क्विकली उसको डिस्पोज ऑफ कर सकती थी एप्लीकेशन को। तो इसलिए 3 साल की प्रैक्टिस जो है होना, उसकी जानकारी होना, फिर और ये सिर्फ ऐसी प्रैक्टिस नहीं कि सिर्फ आप हो गए नाम के लिए, आपने कहा हम फला के साथ कर रहे हैं या चले गए, नहीं, आपको एक्चुअली इन्वॉल्व होना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए कोर्ट का प्रोसीजर, तब फ़ायदा है। तो वो 3 साल मस्ट है और मेरे ख्याल से होने चाहिए। काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज की इसमें रिक्वायरमेंट है, क्योंकि तभी हम एक हाँ। अच्छा जुडिशियल ऑफिसर बिल्कुल, भी बन बिल्कुल। सकते हैं, और काम ही ये है कि जस्टिस सर्व करना है। तो बिल्कुल, जब खुद बिल्कुल। ही उतनी कॉम्पिटेंसी नहीं होगी तो हम आगे भी उस जस्टिस को सर्व नहीं कर पाएंगे। इवन अदरवाइज आप देखिए हमारे कंट्री में क्या है, एडवर्सियल लीगल सिस्टम है। जब कोई 2 पक्ष अपनी अपनी बात रखते हैं तो जज क्या करता है, न्यूट्रल है, वो दोनों की बात सुनता है, उसको जिसकी बात ठीक लगती है या जो उसको लगता है कि नहीं ये ठीक है पक्ष, उसके हिसाब से वो जजमेंट दे देता है। वो कुछ भी और ज़्यादा चीज़ें नहीं देखते हैं, जबकि होना तो ये चाहिए, जज को खुद देखना चाहिए, अच्छा ठीक है आप इसकी रिपोर्ट लाइए, पहले की लाइए, अब की लाइए। लेकिन ये आपको अनुभव होगा तब तो आप मांगेंगे, आपको अनुभव ही नहीं है, आपको नॉलेज ही नहीं है इस तरह के केसेस को कैसे डील करना है, तो आप कुछ भी नहीं पूछ रहे, जो उसने दे दिया, जो उसने कह दिया आप सुन रहे हैं और समझ में भी नहीं आ रहा क्या करें, ऐसा होता है। जैसे मैम आपने अभी एक इशू रेज़ किया था वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, जी, उससे एक सेम मेरे दिमाग में अभी एक क्वेश्चन आया कि वेलफेयर ऑफ वुमेन, बेसिकली वर्क इन्वायरमेंट जो है कोर्ट्स का, इवन काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल्स भी ऐसे निकल कर आते हैं कि बिहाइंड द चेम्बर्स व्हाट इज़ हैपनिंग, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन, इवन इन जनरल जो कोर्ट्स में भी जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं स्पेशली, या फिर और वुमेन की भी अगर हम बात करें, जब वो प्रैक्टिस करने जाते हैं तो काफ़ी उनको हरासमेंट फेस करना पड़ता है। तो आप क्या अपनी एडवाइस देंगे, क्योंकि नाउ यू आर अ वेटरन, मतलब आपको इतना टाइम हो चुका है, आपने अपने कॉलीग्स के कुछ कहानियाँ सुनी होंगी, तो उससे इंस्पिरेशन लेके आप आज की महिलाओं को क्या वो चीज़ बताना चाहेंगे, उनका हौसला बुलंद करना चाहेंगे कि आप लोग इस चीज़ से डरिए नहीं, आप भी प्रैक्टिस करिए, और अगर कुछ होता है तो हमारा जुडिशियल सिस्टम है आपको एडिक्वेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। देखिए मैं सबसे पहली बात तो इन जनरल हर महिला को ये कहना चाहूँगी, चाहे वो इस प्रोफेशन में हो, चाहे कहीं और काम कर रही हो, कभी भी कहीं भी किसी भी तरह का हैरेसमेंट हो, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो या इस तरह की कोई भी घटना हो, वहाँ पर उनको आवाज़ उठानी चाहिए और आवाज़ उठाने में हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई क्या कहेगा, ये भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं यहाँ पे बैठ के काम कर रही हूँ, सीनियर ने ऐसा कह दिया तो कोई मेरी बात नहीं मानेगा कि ये गलत कर रहा है और मैं आवाज़ उठाऊँ तो गलत मुझे समझेंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आवाज़ उठाना चाहिए, आवाज़ उठाएंगे और जहाँ आपको लगे कुछ गलत है, एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है, आप वहाँ छोड़ दो उसको। क्यों आप ऐसे, या कोई आपका इस तरह का जॉब तो है नहीं कि आप जॉब कर रहे हो और आप करते ही रहोगे इसी जगह, आपको ठीक नहीं लगता तो आपको छोड़ो। जॉब में भी लोग छोड़ देते हैं, कंप्रोमाइज़ नहीं करते, तो फिर आप ऐसे क्यों कंप्रोमाइज़ करो। कहीं भी लगता है आप उसको छोड़ो। और फिर अगर कहीं लगता है कि इस तरह की कोई घटना हो रही है, कोई ज़्यादा आपको हैरेस कर रहा है कुछ इस तरह का, तो आप उसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं। कंप्लेन का भी प्रोविज़न है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी कुछ केसेस को ऐसे डील किया हुआ है। लेकिन यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी, कुछ ऐसे भी मामले हैं आजकल, तो वर्क प्लेस पे आपको मालूम है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट है, जो कि विशाखा के जजमेंट के बाद बनाया गया। तो ये जो एक्ट है ये प्रोटेक्शन
के लिए अपने एक प्रोसीजर फॉलो करने का हर कंपनी को, हर डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूशन को बाध्य करता है कि ये आप प्रोसीजर फॉलो करो, और देयर शुड बी ए कमेटी शुड लुक आफ्टर, और उस कमेटी में भी एक एनजीओ के कोई रिप्रेजेंटेटिव भी होने चाहिए। अच्छा, डिटेल प्रोसीजर है, ज़्यादा समय मैं यहाँ नहीं लूँगी, आपको बस यही बताऊँगी कि जब ऐसा प्रोसीजर है, और हमारे कोर्ट में भी है, कहीं ऐसा भी है कुछ जगह कि ये कमेटी तो बनी हुई है लेकिन उसमें लोग कंप्लेन नहीं करते, कोई ऐसी बात हो जाए तो मेरे हिसाब से मैं यही कहूँगी कि अगर कुछ इस तरह की घटना होती है तो महिला को हिचक नहीं करना चाहिए और वहाँ अपनी कंप्लेन करनी चाहिए कमेटी को, और उसमें कमेटी में का जब कंप्लेन हो तो उसकी पूरी अच्छी तरह से वो उसको देखते हैं। उसमें इंडिपेंडेंट लोग भी होते हैं, एनजीओ के रिप्रेजेंटेटिव भी होता है का उस कमेटी में, तो वो निसंदेह आपके पक्ष को सुनेंगे ध्यान से और उस पर कार्य करेंगे। और मुझे लगता है, उम्मीद है मैं कि कोर्ट भी आगे इस तरह की कोई अगर होती है घटना होती किसी महिला के साथ तो वो इसको इस एक्ट के तहत कवर करेंगे और उसको प्रोटेक्शन देंगे। इवन मैम हमने बहुत डीपली जाके हर इशू के बारे में डिस्कस कर लिया। ऊपर से अगर हम बात करें, विमेन बेसिकली जो इश्यूज़ फेस करती है जब वो कोर्ट में प्रैक्टिस करने जाती हैं, बट अब एक उससे भी ज़्यादा बड़ा मुद्दा सामने आता है जो कि है फिज़िकल इन्वायरमेंट जो है, जैसे कि कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो वॉशरूम्स की स्थिति है वो फिर भी बेटर है, बट अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी सारे हाइजीनिक इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं। विमेन ईज़िली उन सब चीज़ों को, सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर पाती हैं। तो आप इस चीज़ के बारे में क्या अपनी एडवाइस देना चाहेंगे कि इसको जो महिलाएं फेस करती हैं उसको कैसे उससे बाहर निकल? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, कहीं भी कोई भी इस तरह की अगर डेफिशिएंसी है तो ये कंटिन्यू करती है। क्यों? क्योंकि महिलाएं उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती हैं। आज किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आपको लगता है कि ये सर्विसेज एडिक्वेट नहीं है, वॉशरूम साफ़ नहीं है, क्लीन नहीं है, या सफिशेंट नहीं है, या उनमें फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं है, तो वहाँ जितनी भी जो महिलाएं हैं अगर वो आवाज़ उठाएं, वहाँ डिस्ट्रिक्ट जज को लिख के दें, बताएं उनको कि भाई इस तरह की समस्या है और आप इसको प्लीज़ देखिए, तो मुझे नहीं लगता कि उनको ना देखा जाएगा। लेकिन होता क्या है, महिलाएं आवाज़ ही नहीं उठाती हैं, तो इसलिए किसी को मालूम ही नहीं क्या समस्या है क्या नहीं, तो वो समस्या वैसी की वैसी रहती है। जैसे अभी मुझे किसी एक महिला ने ये भी बताया कि वो दिल्ली में भी आती हैं, प्रैक्टिस करती हैं, सूरजपुर कोर्ट में और कुछ और कोर्ट में भी जाती हैं, तो वो मुझे क्या बताती हैं, दिल्ली में तो सिस्टम बहुत अच्छा है, एक एक लिस्ट लगी होती है, उससे एक एक केस को आवाज़ दे के बुलाया जाता है। हमारे यहाँ तो सारे लोग आगे बैठ जाते हैं और जो जिसको पैसा देता है पेशकार को, वो उसकी फ़ाइल आगे ऊपर कर देता है, उसको पहले बुलाता है। तो मैंने कहा अगर इस तरह का आपको है, आपके यहाँ सिस्टम नहीं है, तो आप लिख के दीजिए वहाँ पर। लेकिन होता क्या है, वो लिख के ही नहीं लोग देते, बताते ही नहीं हैं। वो सोचते हैं हम क्यों आगे चलें, हम क्यों पहल लें। तो इसके लिए मुझे लगता है जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर आप खुद नहीं लिख सकते तो उनको लिखना चाहिए। अभी इस पर हमारे पास एक मैटर आया हुआ है, हम उसको टेकअप कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ कोर्ट्स के बारे में कुछ मुद्दे हैं, उनको ले रहे हैं, आगे हम देखेंगे क्या करते हैं। बट मेरा कहना यहाँ पर इतना ही है कि ऐसे कोई भी समस्या हो, कोई भी इशू हो, हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, उस मुद्दे को हाईलाइट करना चाहिए। जब हम किसी को बताएंगे तभी समस्या का समाधान होगा, बिना बताए बिना बोले कहीं कुछ नहीं होता। बिल्कुल मैम, एब्सोल्युटली। तो काफ़ी इश्यूज़ के बारे में हमने बहुत इन डेप्थ जाके समझा। आपने महिलाओं के साथ हो रहे जो भी इश्यूज़ वो फेस करते हैं उनका सॉल्यूशंस भी काफ़ी अच्छे तरीके से हमें प्रोवाइड किया है। तो थैंक यू सो मच मैम। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच।